हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट के लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 3 में हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के टॉपिक्स को कवर किया था। इस लेक्चर में हम 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन और इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। सिंपल, सरल और आसान भाषा में सारी चीजों को हम समझेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन आखिर है क्या चीज? 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझिए। तो 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन ये कह लीजिए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अर्थात अगर आपको एक अच्छा संचार करना है, एक प्रभावी ढंग से सही और सटीक संचार करना है, तो आपके संचार में ये 7 सीएस अर्थात 7 एलिमेंट्स होने ही चाहिए, जो कि सी से स्टार्ट होते हैं। इसीलिए इन्हें 7 सीएस कहा जाता है। तो ये सातों एलिमेंट्स अगर आपके कम्युनिकेशन में है तो आपका कम्युनिकेशन सही होगा, सटीक होगा, अर्थात प्रभावी कम्युनिकेशन होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। मतलब कि आपका कहिए कि संचार अच्छा होगा और आपके और आपने जिसको मैसेज भेजा है उनके बीच कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपके घर पे कोई मेहमान आया और आपने क्या किया, गाजर का हलवा बनाया। आपने गाजर काटा, उसमें कहिए कि आपने दूध मिलाया, चीनी मिलाया, गाजर का हलवा बना करके उनको दे दिया, उन्होंने खा लिया। तो उनको उतना अच्छा हो सकता है कि ना लगे। वही अगर वो फिर दूसरी बार आए, आपने क्या किया, गाजर काटा, उसमें चीनी डाला, दूध डाला, उसमें काजू बादाम किशमिश डाल के एकदम बढ़िया वीआईपी कहिए कि गाजर का हलवा बनाया। फिर उनको आपने दिया और उन्होंने जब खाया तो कहा, वाह क्या गाजर का हलवा है, मजा आ गया। मतलब कि उसमें कहिए कि आपने एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें ऐड कर दी, जिससे कि कहिए कि उसका स्वाद काफी ज्यादा बदल गया। इसी प्रकार से अगर आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, एक अच्छा कम्युनिकेशन करना है, तो इसके लिए आपके कम्युनिकेशन में या फिर आपके मैसेज में कहिए कि ये 7 चीजें, 7 एलिमेंट्स होने चाहिए, जो कि सी से स्टार्ट होते हैं। इसीलिए इन्हें 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। पहला क्या है कि आपका जो मैसेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपके कम्युनिकेशन में कहिए कि आपका जो मैसेज है वो स्पष्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हाँ अगले को समझ में आ जाए। दूसरा क्या है, कंसाइज, यानी कि संक्षिप्त होना चाहिए, एक तरीके से टू दी पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपको बताना इतना है, आपने पूरा लेंथी बना दिया, एकदम मैसेज भेज दिया इतना कि अगला पढ़ ही ना पाए, समझ ही ना पाए। ठीक है। फिर आपका कंक्रीट, यानी कि ठोस होना चाहिए। फैक्ट्स के आधार पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज आपके कहिए कि मैसेज में, इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए। करेक्ट अर्थात सही होना चाहिए। करंट यानी कि सुसंगत होना चाहिए, एक कहिए कि सीक्वेंस में होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ इधर की बातें हैं, कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड है, कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है किस सीक्वेंस में है। कंप्लीट, आपका मैसेज पूरा होना चाहिए। और कर्टियस यानी कि विनम्र होना चाहिए। जैसे कभी कभी लोग बात करते हैं, कहिए कि मोबाइल फोन से बात करें या फिर ऐसे भी लेटर भी लिखते हैं, तो उसमें कहिए कि कुछ गुस्से का अभाव रहता है, या फिर अगर आप बात करते हैं तो कभी कभी किसी से गुस्से में बात करते हैं। तो अगर ये सारी चीजें आप करते हैं गलत तरीके के, मतलब इन सातों चीजों को छोड़ करके आप कुछ करते हैं साइड से, जैसे कि आप गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी आपका मैसेज किस तरीके से आपने भेजा है, मैसेज क्लियर नहीं है, कुछ समझ में नहीं जा रहा है, ठीक है, संक्षिप्त में नहीं है, तो अगर ये सारी चीजें नहीं रहते हैं, 7 एलिमेंट्स नहीं रहते हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा, अर्थात प्रभावी कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, एक अच्छे संचार के लिए, प्रभावी संचार के लिए ये सातों एलिमेंट्स आपके कम्युनिकेशन में अर्थात आपके मैसेज में होने ही चाहिए। यहाँ पर देखिए, दिस 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प यू टू कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली। और 7 सीएस स्टैंड फॉर, यानी 7 सीएस का मतलब क्या होता है, क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट और कर्टियस। समझ गए? ये काफी सिंपल है, काफी आसान है। सबका एक एक हम डिफिनेशन देखते हैं एक एक लाइन में। क्लियर, क्लियर का मतलब क्या है, क्लियरिटी भी लिख सकते हैं या फिर क्लियर भी लिख सकते हैं। तो मेक श्योर योर मैसेज इज इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि सुनिश्चित करें कि आपका संदेश समझने में आसान हो। जैसे मान लीजिए कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई मैसेज आप भेज रहे हैं, तो आप सिंपल, सरल और आसान भाषा में भेजेंगे कि हाँ अगला समझ जाए। ये नहीं कि एकदम जटिल तरीके से भेजेंगे कि उसको समझ ही में नहीं आए। और क्लियर तरीके से आपका मैसेज एकदम मतलब पूरा क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है आपका, कंसाइज, कीप द मैसेज शॉर्ट एंड टू दी पॉइंट, यानी कि संदेश संक्षिप्त एवं सटीक रखे। ये नहीं कि इधर उधर की चीजें उसमें डाल दी, भेजना था ये मैसेज, उसमें इतनी सारी चीजें थी कि वो पढ़ा ही नहीं। कभी कभी आप देखते होंगे कोई व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कभी भी कई सारे मैसेज वगैरह ऐसे आते हैं कि इतने लंबे होते हैं कि आदमी उसको ओपन तो करता है लेकिन पढ़ता नहीं है पूरा, ठीक है। वही अगर छोटी सी बात मान ली उसमें लिखी थी और टू दी पॉइंट है, तो पढ़ लेगा कि हाँ टू दी पॉइंट, 2-3 पॉइंट है तो पढ़ लेगा। लेकिन एकदम कहिए कि पैराग्राफ टाइप का, कभी कभी व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज देता है, लंबा सा मैसेज, लेंदी सा मैसेज, तो कोई पढ़ता ही नहीं है। तो आपका जो भी मैसेज होना चाहिए संक्षिप्त में होना चाहिए और सटीक होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका कंक्रीट। एक कंक्रीट मैसेज इंक्लूड्स फैक्ट्स, यानी कि जो भी आपका मैसेज, उसमें जो भी फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें सम्मिलित होनी चाहिए। दिस इंश्योर योर मैसेज इज सॉलिड विदाउट एनी गैप और स्कोप ऑफ इरर्स, यानी कि उसमें कोई कमी या गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कोई गैप वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई स्कोप ऑफ इरर्स वगैरह उसमें नहीं होनी चाहिए। फिर अगला है करेक्ट, इंश्योर दैट योर मैसेज इज एक्यूरेट
इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, स्पेलिंग एंड अदर डिटेल्स। जैसे कभी कभी आप व्हाट्सएप पे भी चैट करते होंगे या फिर कहीं मैसेज भेजते होंगे या फिर आप लेटर लेटर चूंकि आपका सिलेबस में भी है लेटर नोटिस वगैरह, पता चले कि आप लेटर लिख रहे हैं किसी को कल के लेटर लिख रहे हैं, उसमें आपने ग्रामर की गलती कर दी है, ठीक है, ईजीआई में पता नहीं क्या क्या लगा दिया, स्पेलिंग वगैरह आपको समझ में नहीं आया, उसमें आपने गलत तरीके से स्पेलिंग लिख दिया है या फिर अदर डिटेल्स वगैरह है, तो ये आपकी चीजें गलत नहीं होनी चाहिए आपके कम्युनिकेशन करते समय। ये सारी चीजें आप चाहे बोल करके कम्युनिकेट करें, तो आपका भी मान लीजिए इंग्लिश में बात कर रहे हैं या फिर जिस भी तरीके से बात कर रहे हैं, तो आप कल की गलत तरीके से बोलेंगे तो अगले को समझने में कंफ्यूजन होगी। अगर सही तरीके से बोलेंगे तो आप अगला जो है सारी चीजों को समझ जाएगा। इसी प्रकार से आप मान लीजिए लिख कर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसमें आपको ग्रामर का, स्पेलिंग वगैरह, मीनिंग वगैरह का आपको ध्यान रखना होता है। फिर करेक्ट, मेक श्योर ऑल द इंफॉर्मेशन इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। एंड दैट ऑल द फैक्ट्स फ्लो इन ईच अदर, यानी कि जो भी आप चीज लिख रहे हैं सीक्वेंस पे। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि मैंने कहा कि मैं कल बाजार जाऊंगा, फिर मैंने कहा कि आज मैं बाजार नहीं गया, कल मैं नानी के घर जाऊंगा। मतलब कोई भी चीज आप जो बता रहे हैं, जैसे किसी को बता रहे हैं, तो एक सीक्वेंस में बताइए कि हाँ मैं कल बाजार गया था तो यहाँ पे ये घटना हो गई। ये नहीं बताएंगे कि मैं कल बाजार गया था, यहाँ पे ये घटना होने वाली थी, परसों मैं नानी के घर गया था, आज मैं पता नहीं कहाँ जाऊंगा, कल ये काम करूंगा। मतलब जो भी आप इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक फ्लो में होना चाहिए। जिस भी चीज के बारे में आप बता रहे हैं वो जानकारी पूरी हो जाए, उसके बाद से दूसरी जानकारी आपको स्टार्ट करना है। तो यही होता है आपका करंट, यानी कि आपका मैसेज एक फॉर्मेट में होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट तो होना ही चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। जो भी आप फैक्ट्स बता रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, एक तरीके से। जो भी आप चीज बता रहे हैं, तो एक पहला आपने बता दिया, वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद से दूसरी चीज को आपको स्टार्ट करना है। एक फ्लो में होना चाहिए, कहिए कि प्रत्येक के साथ कि हाँ आपने ये चीज बताया, ये आपका कंप्लीट हो गया, अब दूसरी चीज आपने स्टार्ट कर दी। फिर जो है सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि आधा अधूरा मैसेज, आपको कुछ जानकारी देनी है, फोन पे बात कर रहे हैं कि इतना बताया, आपने आधा बता करके आधा छोड़ दिया, अब अगला कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है कि आगे हमें क्या करना है, आगे क्या होगा, कुछ उसको समझ ही नहीं आ रहा है। तो एक कंप्लीट मैसेज हैज ऑल द इन्फॉर्मेशन, मतलब कि अगर आपका मैसेज कंप्लीट है तो उसके पास सभी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएंगी, फैक्ट्स वगैरह जो भी कंटेक्स्ट है दैट द रेसिपिएंट वुड नीड। यानी कि मान लीजिए कि आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, उसको इतनी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है, आपको बतानी है उसको, आपने उसको आधा बताया आधा छोड़ दिया, तो कंफ्यूजन में पड़ा रहेगा। तो इसीलिए आपका जो मैसेज है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, आपका जो एक इंपॉर्टेंट कह लीजिए पार्ट है कि आपका जो मैसेज है, आपका कम्युनिकेशन अगर कंप्लीट होता है, तभी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाएगा। अगर आपने आधी अधूरी जानकारी शेयर की, आधी अधूरी जानकारी कहिए कि आपके पास, आधी जानकारी आपके पास ही रह गई, आधी आपने शेयर कर दी, तो वो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो आपका मैसेज कहिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं वो कंप्लीट शेयर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका कॉर्टियस, यानी कि विनम्र। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक कॉर्टियस मैसेज helps you to maintain friendly relationships and also increase your social currency, यानी कि एक विनम्र संदेश आपको मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने में मदद करता है और आपकी सामाजिक साख भी बढ़ाता है। जाहिर सी बात है कि आप अच्छे से किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे विनम्रता पूर्वक। जैसे कभी कभी आप मिलते हैं किसी से, बात करते हैं कि हाँ नमस्ते, ये वो, कभी हाल चाल लेकर के खूब अच्छे से, मतलब एकदम विनम्र भाव में करिए कि बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो अगले से आपका करिए रिलेशन काफी अच्छा बनता जाता है और अगला भी सोचता है कि हाँ ये काफी अच्छा व्यक्ति है, काफी अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है। अब देखते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार। ठीक है, यही आपका जो ऊपर आपने पढ़ा, ये भी एक तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कह सकते हैं 7 एलिमेंट्स थे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है कि मतलब आप जो भी चीज अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी के साथ, तो उसको सारी चीजें समझ में आ जाए, उसके पास अब कोई कंफ्यूजन न रह जाए, यही आपका कहिए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन या फिर कह सकते हैं सटीक, सही और अच्छा संचार कहलाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडिया, थॉट्स एंड ओपिनियंस सो दैट द मैसेज इज received and understood with clarity and purpose. When we communicate effectively, both the sender and receiver feel satisfied, यानी कि दोनों satisfied होते हैं। जब आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, तो जो सेंडर होता है यानी कि जो मैसेज भेज रहा है और जो रिसीवर होता है, दोनों एकदम फुल्ली सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ हमें जो जानकारी चाहिए थी, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो हमें मिल गया है। प्रभावी संचार विचारों, सोच और राय के आदान प्रदान की प्रक्रिया है, ताकि संदेश स्पष्टता एवं उद्देश्य के साथ प्राप्त और समझा जा सके। जब हम प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं अर्थात संचार करते हैं, तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता अर्थात सेंडर और रिसीवर दोनों संतुष्ट महसूस करते हैं, उनके सामने उनके कली के मन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहता है। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि विशेषताएं क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, तो वही विशेषताएं हैं जो आपने 7CS पढ़ा कि हाँ आपका अगर मान लीजिए कि अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, आपका मैसेज वगैरह भी क्लियर होगा, कंसाइज होगा, कंक्रीट होगा, करेंट होगा,
करेक्ट होगा, कंप्लीट होगा, कॉर्टियस होगा। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं और इस तरीके से आप करिए कि अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपकी मैसेज वगैरह, सारे डाउट्स वगैरह जो भी होंगे आपके मन में, वो चाहे आप मान लीजिए सेंडर हो चाहे रिसीवर हो, तो आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। तो यही इसकी विशेषताएं है कि आप अगर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो आपके मन में, आपके सेंडर हो चाहे रिसीवर हो, उसके मन में किसी प्रकार के डाउट्स वगैरह नहीं रहते हैं, सारे डाउट्स वगैरह उनके क्लियर हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से इसकी विशेषताएं हैं। हालांकि ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, बहुत रेयर केस में, ना के बराबर चांसेज हैं। फिर देखिए बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, संचार में बाधाएं, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपका एक पूछेगा ही पूछेगा, डायरेक्टली पूछ देता है कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, या फिर कभी कभी ये पूछता है हाउ टू ओवरकम देम, यानी कि मान लीजिए कई टाइप्स के बैरियर होते हैं, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर, अभी हम नीचे पढ़ेंगे। तो उससे कैसे बचे, उसको कैसे दूर करें। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, संचार में बाधाओं से मतलब क्या है। जैसे सपोज कीजिए, छोटा सा एग्जांपल लीजिए, मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं और मान लीजिए कि मोबाइल फोन से मैं बात कर रहा हूं, मोबाइल का नेटवर्क चला गया, या फिर मोबाइल में चेक करिए कि चार्जिंग खत्म हो गई, या फिर कोई और समस्या आ गई, या फिर मोबाइल ब्लास्ट हो गया किसी कारण से हिट होकर के, तो क्या होगा, आपका संचार कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो संचार कंप्लीट न हो पाना ही आपका बाधा कहलाता है। यानी कि कम्युनिकेशन में कह लिए कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं और कम्युनिकेशन में आपकी रुकावट पैदा हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, बैरियर्स कहते हैं, संचार में बाधा कहते हैं। तो देखिए, एनीथिंग दैट इंटरप्ट्स free flow of communication is referred as a barrier to communication. Communication barriers can include anything that prevents or disables communicators to deliver the right message to the right person at the right time, or a receiver to get right message at the राइट टाइम। यानी कि जो कुछ भी संचार के मुक्त प्रवाह को बाधित करता है उसे संचार में बाधा कहा जाता है। जैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कोई वहां पे कहिए कि रुकावट पैदा हो गई, इसी को हम बैरियर कहते हैं। संचार बाधाओं में वह सब कुछ शामिल हो सकता है जो संचारकों को सही समय पर सही व्यक्ति को सही संदेश देने से रोकता है या अक्षम करता है, या प्राप्तकर्ता को सही समय पर सही संदेश प्राप्त करने से रोकता है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का सीधा मतलब होता है संचार में बाधा या फिर रुकावट। ये नोट्स में सारी चीजें नोट पॉइंट करके भी मेंट करिए कि लिखा हुआ है कि हाँ, पढ़ के भी सारी चीजों को समझ जाएंगे कि हाँ, बैरियर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ बैरियर्स, कितने प्रकार के बैरियर्स होते हैं। तो फिजिकल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स, एक्सटर्नल बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर्स जिसे हम सिमेंटिक बैरियर्स भी कहते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स जिसे हम इमोशनल बैरियर्स भी कहते हैं, कल्चरल बैरियर्स और आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। इसमें जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल बैरियर, पर्सनल बैरियर, ठीक है, इसके बाद से लैंग्वेज बैरियर्स और जिसे हम सिमेंटिक बैरियर्स भी कहते हैं, और साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ये आपसे ज्यादा पूछा जाता है, इन चारों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। हालांकि पढ़ना तो आपको सभी है, पूछ तो कोई भी सकता है, लेकिन ये चारों थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्टली नाम ले लेता है कि हाँ, फिजिकल बैरियर्स के बारे में बताइए, या फिर पर्सनल बैरियर, या फिर लैंग्वेज बैरियर्स, या फिर सिमेंटिक बैरियर्स के बारे में बताइए। इन दोनों को आपको ये जरूर ध्यान देना, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर्स और सिमेंटिक बैरियर्स दोनों एक ही है, दोनों का नाम यानी कि भाषा बाधाएं और अर्थ बाधाएं, ठीक है, ये दोनों एक ही नाम है। अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपने लैंग्वेज बैरियर्स देखा है, पूछ दिया आपसे सिमेंटिक बैरियर्स एग्जाम में, तब आप सोच में पड़ जाएंगे, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो कह रही पता नहीं सिमेंटिक बैरियर्स तो हम पढ़े नहीं थे कहीं टॉपिक में। इसी प्रकार से साइकोलॉजिकल बैरियर्स है और इमोशनल बैरियर्स है। साइकोलॉजिकल आपने देखा है या फिर इमोशनल आप याद किए हैं, पूछ लिया आपसे साइकोलॉजिकल बैरियर्स, अब आप सोच में पड़ जाएंगे ये तो हमने कहीं देखा ही नहीं था। तो ये दोनों नाम आपके एक ही है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कि करके फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर नॉइज, टाइम, डिस्टेंस इटीसी। यानी कि जो नॉइज कहिए कि आपके शोर, समय और डिस्टेंस के चलते जो कहिए कि बैरियर्स क्रिएट होता है वो आपका फिजिकल बैरियर कहलाता है। इफ द फिजिकल बैरियर आर ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट दे कैन बी करेक्ट इजिली, ठीक है, यहाँ पे दो बार इजिली हो गया है, इसको कट कर देंगे। यानी कि आसानी से कहिए कि अगर टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट वगैरह होते हैं तो आसानी से इसको सही भी किया जा सकता है। फिजिकल बैरियर की बात करें, एग्जाम्पल में देखिए, नॉइज है, डिस्टेंस है, कभी कभी दूरी के कारण, जैसे आप दूरी पे हैं कम्युनिकेट कर रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है बाधा क्रिएट हो सकती है। जैसे कभी कभी आप यहाँ पे हैं और कहीं और कोई दोस्त है आपका, थोड़ी सी दूरी पे आप चिल्ला के बात कर रहे हैं, तो हो सकता है बीच में गाड़ियों की आवाज आए या फिर कई सारे शोरगुल हो, जिसके चलते कहिए कि आपका कम्युनिकेशन सफल ना हो पाए, सही तरीके से हो ना पाए। इक्विपमेंट कभी कभी फॉल्ट हो जाता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, कभी कभी टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाता है, घट जाता है, जिससे आप सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। एक्सट्रीम वेदर, जैसे मौसम कभी कभी खराब होता है, जैसे बारिश का मौसम हो गया, तो आप ऐसे भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, आवाज वगैरह बाहर से बहुत ज्यादा आती है। या फिर आप मोबाइल फोन पे भी बात कर रहे हैं तो कभी कभी वहां पे नेटवर्क की समस्या आ जाती है कि आपका नेटवर्क चला जाता है। कभी कभी माइक फेलियर हो गया, आपका मोबाइल हो गया उसका माइक फेलियर हो गया, उसके चलते भी आपकी कम्युनिकेशन में बाधा क्रिएट हो जाती है। एंड मोर टेक्निकल इशू, और बहुत सारे टेक्निकल इशू है। देखिए
संचार में भौतिक बाधाएं शोर, समय और दूरी आदि है। यदि भौतिक बाधाएं तकनीकी दोषों के कारण होती है तो उन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता है। जैसे आपका मोबाइल खराब हो गया तो उसको आप आसानी से दूर कर लेंगे, या फिर और कोई टेक्निकल फॉल्ट वगैरह हो गया जिसको आप सही कर सकते हैं तो आसानी से दूर हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं आती है। उदाहरण के लिए शोर, दूरी, उपकरण की खराबी, अत्यधिक तापमान, अत्यधिक मौसम, माइक की विफलता और अन्य तकनीकी समस्या इसमें शामिल है। सम वेज टू ओवरकम फिजिकल बैरियर। देखिए जितने भी आप टाइप्स पढ़ेंगे, मान लीजिए कि आपने देखा कि हाँ फिजिकल बैरियर क्या होता है, ठीक है, ये किसके कारण क्रिएट होता है। अब देखेंगे कि उससे हमें बचना कैसे है, ठीक है। भौतिक बाधाओं को दूर करने के कुछ तरीके, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम फिजिकल बैरियर्स को दूर कर सकते हैं कि हाँ चलिए फिजिकल बैरियर तो क्रिएट हो गया, उसको हम किन तरीकों से दूर कर सकते हैं। तो भाई नॉइज रिडक्शन, नॉइज में कमी करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, घर पे ही मान लीजिए बात कर रहे हैं और आपके करीब आप अपने दोस्त से मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं और आपके साइड में बच्चे वगैरह हैं, काफी ज्यादा शोरगुल कर रहे हैं, इधर उधर ये वो कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, आप कहीं के सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो या फिर वहां से आप हट जाएंगे या फिर उनको चुप कराएंगे कि चुप रहो, हम थोड़ा सा बात कर लें, तो मतलब आपको नॉइज रिडक्शन करा देंगे, शोर में कमी कर देंगे, तो आपका कम्युनिकेशन फिर से होने लगेगा। मेंटेनेंस ऑफ माइक, ठीक है, कभी कभी माइक वगैरह के चलते आपको मोबाइल में जो माइक है उसका माइक खराब हो जाता है, तो उसका रख रखाव करना है आपको, उसको बनवा लेना है, उसमें जो समस्या है उसको सही करा लेना है। मेंटेन डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करके यानी कि दूरी बनाए रखे। जैसे आप कई बार दो लोग कम्युनिकेट करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आप यहाँ से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपका दोस्त कहीं और है, तो इसमें क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि आपका दोस्त कहीं और है, आप कहीं और है और आपके पास कई सारे लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इधर उधर की चीजें बात कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इस तरीके से आप वहां से क्या करेंगे, दूरी बना लेंगे कि हाँ डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, तो आपका कम्युनिकेट फिर से होने लगेगा, आपका कम्युनिकेशन फिर से सही तरीके से होने लगेगा। जैसे आप भीड़ भाड़ में है या फिर कहीं और है, इसी तरीके से जो नॉइज रिडक्शन वाला ऑप्शन था वही एक तरीके से ये भी इसी प्रकार से है कि हाँ आप दूरी बना लेंगे। फिर मेंटेन टाइम, सही टाइम पे आपको संचार करना है। कभी कभी वही मैंने आपको बारिश का एग्जांपल दिया, मान लीजिए कि बारिश आ रही है खूब ज्यादा, एकदम बिजली कड़क रही है, आप फोन से बात कर रहे हैं, तो देखिए नेटवर्क में कभी कभी समस्या आ जाती है, नेटवर्क चला जाता है, तो एक आपको सही समय बनाना है। या फिर कहिए कि आप मान लीजिए कि फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो उसमें एक सही टाइम होता है कि हाँ कब किससे संवाद करें कि सही तरीके से मतलब उसके साथ बातचीत हो जाए, तो एक सही समय आपको चूज करना है कम्युनिकेशन के लिए। नॉइज रिडक्शन इन इक्विपमेंट्स और मशीन, जैसे कभी कभी ये होता है कि आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चलिए आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे आपके सामने कोई मान लीजिए कि 10 मीटर 15 मीटर दूरी पे कोई आपका दोस्त है, उससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो पता चले कि मशीनें चल रही है, कुछ इक्विपमेंट्स हैं वो चल रहे हैं, ठक 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 की आवाज आ रही है, इधर उधर की आवाज आ रही है, और वो चीज जो बता रहे हैं कि हाँ ये काम करो ये काम करो, आप सुन नहीं पा रहे हैं, या फिर आप जो बता रहे हैं ये काम करो ये काम करो, वो सुन नहीं पा रहा है, तो मशीनों का भी रख रखाव आपको करना है, उनको भी, उनके भी जो नॉइज वगैरह होते हैं उपकरण के, उसमें जो शोर होती है उसको आपको कम करना है या फिर बंद करके तब कम्युनिकेट करना है, तो अच्छे से आपका कम्युनिकेशन होगा। तो ये आपके फिजिकल बैरियर्स को करिए कि दूर करने के अर्थात भौतिक बाधाओं को दूर करने के कुछ तरीके थे। फिर अगर नीचे देखिए दो चार पॉइंट्स और हैं, मेंटेनेंस आप टेक्निकल इक्विपमेंट्स का आप मेंटेन करते रहिए, उसका रख रखाव करते रहिए। कम्युनिकेट वन थिंग एट वन टाइम, एक समय में, देखिए ये बहुत बड़ी चीज है कि एक समय में आपको एक ही साथ, जैसे कभी कभी होता है देखते होंगे आप महिलाओं को या फिर कल के औरतों को, एक समय इनसे भी कम्युनिकेट करेंगे, बीच में इनसे भी कम्युनिकेट करेंगे, फिर इनसे भी कम्युनिकेट करेंगे, एक ही साथ तीन चार बात करते हैं, बीच में बोलते रहते हैं, तो इस तरीके से आपका कम्युनिकेशन करिए सही तरीके से नहीं हो पाता है। एक समय में आपको एक ही चीज के बारे में बात करना है और इसके अलावा एक ही आदमी से भी बात करना है। ये नहीं कि इधर का टॉपिक बता रहे हैं कुछ उधर का टॉपिक बताने लगे, इसको बता रहे हैं फिर जाकर के आधा बता करके फिर इसको बताने लगे, नहीं, एक समय में आपको एक समय में एक ही बात कलिए कि संप्रेषित करना है और एक ही पर्सन से आपको संप्रेषित करना है, अर्थात कलिए कि एक समय में एक ही चीज को बताना है और एक ही आदमी से बात करना है, संवाद करना है। कई आदमी से बात करेंगे मतलब कि कई आदमी से बात करने का मतलब ये नहीं कि हाँ कई आदमी आपके साथ नहीं हो सकते हैं। अब आप जो बात किसी को बता रहे हैं या फिर सबको बता रहे हैं, तो एक समय में आपको एक ही चीज बताना है। और अगर आप किसी को अलग तरीके से समझा रहे हैं, पर्सनली समझा रहे हैं, तो एक साथ में एक बार में एक ही आदमी को समझाना है, वो अच्छे से समझ जाए, फिर दूसरे को समझाना है। जिस भी वे अब जैसे फैक्ट्री में है तो अकेले अकेले तो समझाएंगे नहीं सबको, तो अगर ग्रुप में समझा रहे हैं तो एक बात आपको एक समय पे आपको एक ही बात बताना है। ये नहीं कि ये बताया फिर यहाँ कूद के चले गए इसके बारे में बताने लगे और जो पिछला आपने बताया था वो पूरा आपने बताया ही नहीं। फिर देखिए अगला क्या है आपका पर्सनल बैरियर्स, ठीक है, पर्सनल बैरियर्स। Personal barriers to communicate are factors which are personal that negatively impact effective communication. A personal barrier is a result of experience or factors such as attitude, emotions and behavior. यानी कि जो आपके चलते, आपके जैसे मान लीजिए कि आपका एटीट्यूड हो गया, आप किसी से के लिए बात कर रहे हैं, काफी ज्यादा एटीट्यूड में बात कर रहे हैं, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो इस इसके चलते आपके पर्सनल चीजों के चलते जो बैरियर्स क्रिएट होते हैं उन्हें हम पर्सनल बैरियर्स करते हैं। देखिए यहाँ पे
संचार में व्यक्तिगत बाधाएं ऐसे कारक हैं जो व्यक्तिगत होते हैं, जो आपके चलते ही क्रिएट होते हैं, चाहे आपका वो इमोशन हो या फिर बिहेवियर हो। जैसे कई आदमी का एटीट्यूड होता है ना कि कोई किसी के पास गया कुछ पूछने, जैसे आपके कॉलेज में बड़े बाबू वगैरह होंगे जो स्कॉलरशिप वगैरह या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह काम वगैरह देखते होंगे, आप उनके पास कुछ ले जाते हैं तो तुरंत भगा देते हैं कि अरे बाद में आना, ये करना वो करना, ये सही नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं लगाए हो। तो इस प्रकार से क्या होता है, आप जिस इन्फॉर्मेशन के लिए उनके पास गए थे, आप कोई चीज पूछने गए थे, सर बताइए स्कॉलरशिप की लास्ट डेट क्या है, वो तुरंत आपको भगा दिए कि अभी तक ये नहीं मालूम है, वो नहीं मालूम है। मतलब कि उनके एटीट्यूड के चलते करिए कि आप दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो पाई, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो यही आपका पर्सनल बैरियर होता है। काफी सिंपल है, काफी आसान है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। देखिए, और प्रभावी संचार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत बाधाओं में अनुभव या दृष्टिकोण, भावना और व्यवहार जैसे कारकों का परिणाम होता है। एग्जाम्पल्स क्या है? पुअर लिसनिंग स्किल्स, यानी कि सुनने का खराब कौशल। कभी कभी ये भी होता है, जैसे अभी मैंने नॉर्मल सा एग्जांपल दिया कि हाँ, आप कॉलेज में गए, आपने पूछा अपने बड़े बाबू से या फिर जो भी आपके स्कॉलरशिप की देख रेख करते हैं, बताइए सर स्कॉलरशिप की लास्ट डेट क्या है। तो कभी कभी चलिए उनके सुनने में करिए कि कई लोग धीमा सुनते हैं, तो वो तो अलग की चीज है। अब ये होगा कभी कभी कि वो सुनेंगे, वो आपकी बातों को सुनेंगे, लेकिन करिए कि इग्नोर कर देंगे, उनके पास एटीट्यूड रहेगा, आपको भगा देंगे। तो इसमें भी ये होता है कि चलिए आपका कम्युनिकेशन, आप जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते थे वो नहीं मिल पाता है आपको। और कभी कभी सुनने का करिए कि कौशल जो होता है वो खराब होता है। आप ज्यादा फोकस बात करने पे ही करते हैं, किसी की बातें सुनते नहीं है, ज्यादा बोलते हैं, सुनते कम है। तो इस प्रकार से भी कहिए कि ये आपका एग्जाम्पल एक तरीके से कि सुनने का खराब कौशल है, जिसके चलते आपका पर्सनल बैरियर क्रिएट होता है। लैक ऑफ लिसनिंग स्किल, सुनने का कौशल का अभाव, वही चीज है, दोनों एक ही चीज है। एटीट्यूड ऑफ सेंडर और रिसीवर, प्रेषक या प्राप्तकर्ता का रवैया, वही मैंने आपको ऊपर बताया। अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है, आप एटीट्यूड दिखाने लग रहे हैं, कोई चीज आपसे कोई पूछने जा रहा है, कम्युनिकेट करने जा रहा है, आप देख रहे हैं कि हम तो बड़े आदमी हैं, हम इससे कम्युनिकेट करेंगे या फिर हम नहीं बताएंगे, या फिर कहिए कि आप थोड़े से टेंशन में हैं, उसको भगा दे रहे हैं, तो ये आपका कहिए कि एटीट्यूड काफी ज्यादा, पर्सनल बैरियर्स में एटीट्यूड काफी ज्यादा कहिए डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन कैसे होगा। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है तो आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। एटीट्यूड अगर आपका खराब है, अच्छा रवैया नहीं है, तो आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। बिहेवियर ऑफ सेंडर और रिसीवर, वही आपका बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड, कभी कभी कहिए कि सूचना अतिभार हो जाता है, बहुत ज्यादा कहिए कि आपके ऊपर लोड हो जाता है, तो आपका कहिए कि जो कम्युनिकेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। जैसे आपके पास आज दिमाग में काफी ज्यादा टेंशन है, इतनी चीजें आ गई हैं, इतने काम आ गए हैं, तो आपसे जो भी कम्युनिकेट करने आएगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, अरे आज नहीं, बाद में बात करते हैं, चलो ऐसे। फिर लैकिंग क्लियरिटी, यानी कि स्पष्टता का अभाव, कभी कभी आपका जो मैसेज होता है स्पष्ट नहीं होता है। जैसे कोई चीज आपको कोई बता रहा है, आप स्पष्ट नहीं है, तो आपको लगे छोड़ो बाद में बात करेंगे इसके बारे में, पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, पर्सनल बैरियर्स के आपके एग्जांपल्स हैं। अब पर्सनल बैरियर से बचे कैसे, इसको दूर कैसे करें, व्यक्तिगत बाधाओं को दूर करने के कुछ तरीके, कौन कौन से तरीके हैं? तो आइडेंटिफाई योर पर्सनल बैरियर, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका पर्सनल बैरियर क्यों क्रिएट हो रहा है। आपको अपने अंदर झांक करके देखना है कि हाँ, ये दिक्कत है, इसी के चलते कहिए कि हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, यानी कि अपनी व्यक्तिगत बाधाओं को आपको पहचानना है। चेंज योर निगेटिव थॉट्स, जो भी आपके निगेटिव थॉट्स है, आप गलत तरीके की चीजें सोचते हैं या फिर ये सोचते हैं कि वो तो लेबर है, हम तो बड़े आदमी हैं, हम उससे कैसे संवाद करेंगे, उससे कैसे बातचीत करेंगे, वो हमारे पास इस काम के लिए आया है, हम उसका काम नहीं करेंगे, उसको ये कर देंगे। यानी कि अपने निगेटिव थॉट्स को आपको दूर करना है, बदलना है। चेंज योर बैड हैबिट्स, अपनी बुरी आदतों को आपको बदलना है। चेंज योर एंगर, अपने गुस्से को आपको बदलना है, एटीट्यूड को बदलना है, एटीट्यूड को करिए अच्छा करना है। बी फ्लेक्सिबल एंड ओपन माइंडेड, आपको करिए कि लचीला और खुले दिमाग वाला बनना है। ये नहीं कि हाँ, कोई चीज आपसे कोई पूछ रहा है कि नहीं बताएंगे, हम भाई बड़े आदमी हैं, हम ये है वो क्या है, आपसे कैसे बताएंगे। फ्लेक्सिबल, हर एक फील्ड में आपको काम के बारे में जानकारी रहनी चाहिए, मतलब कि आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए और ओपन माइंडेड होने चाहिए। यूज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, आपको अच्छा लैंग्वेज, जो जिस लैंग्वेज वहां पर जो लैंग्वेज आपका यूज हो रहा है, जहाँ जहाँ पे आप हैं वहाँ का जो उचित भाषा है उसका ही आपको प्रयोग करना है। ये नहीं कि आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और आपसे आपके लेबर वगैरह ये वाला लैंग्वेज जानते हैं, आप भी ये वाला लैंग्वेज जानते हैं, लेकिन जब आप इनसे बात करते हैं, दूसरे लैंग्वेज में बात करते हैं, किसी इंग्लिश में खूब बढ़िया एकदम इंग्लिश ठाट बाट से बोल देते हैं, पता चलता है कि लेबर को समझ में ना आए। तो जहाँ पे भी आप हैं, जिस भी हिसाब से है, वहाँ का आपको लैंग्वेज वगैरह उचित भाषा का आपको प्रयोग करना है। डेवलप योर कल्चरल कॉम्पिटेंस, यानी कि अपनी सांस्कृतिक क्षमता का विकास करना है। जहाँ पे भी हैं आप, मान लीजिए कि हर जगह की संस्कृति अलग अलग होती है, कहीं आप मान लीजिए कि हैं किसी, मान लीजिए कि आप फैमिली की ही बात कर लीजिए या फिर कहीं भी फैक्ट्री की बात कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको अपना भी कल्चर करिए कि जो संस्कृति क्षमता है उसका भी आपको विकास करना है, और जो भी वहाँ की संस्कृति है उसको भी आपको देखना है। कम्युनिकेट वन थिंग एट वन टाइम, ऊपर ये आपने देखा कि हाँ, एक समय में आपको एक ही बात को संप्रेषित करना है। तो ये सब आपके कहिए कि
पर्सनल बैरियर्स को दूर करने के तरीके हो गए, व्यक्तिगत बाधाओं को दूर करने के कुछ तरीके हो गए। इन तरीकों से इन चीज़ों को अपना करके आप पर्सनल बैरियर्स को अर्थात व्यक्तिगत बाधाओं को दूर कर सकते हैं। फिर आपका आता है एक्सटर्नल बैरियर्स। एक्सटर्नल बैरियर्स ऑकर्स ड्यू टू फैक्टर्स वी हैव नो कंट्रोल ओवर एंड और आउटसाइड आवर बॉडी एंड माइंड। एग्जांपल्स क्या है? टेक्निकल फॉल्ट हो गए, कभी-कभी ऐसे फॉल्ट हो जाते हैं जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, पता चले कि बारिश आ गई, बादल छाए, बारिश आ गई और दिन भर बारिश आती रही। तो इस पे आपका कोई कंट्रोल तो होगा नहीं कि हाँ, चलिए हम जाकर के ऊपर बादल को बंद कर देते हैं, बादल को हटा देते हैं, बारिश को बंद करवा देते हैं। इस पे आपका कोई कंट्रोल है नहीं। कभी-कभी कुछ ऐसे टेक्निकल फॉल्ट्स भी होते हैं, ठीक है? उस पे भी आपका कंट्रोल नहीं होता है। कभी-कभी ऐसे नॉइज़ आ जाते हैं, जैसे आपका बिजली का कड़कना हो गया या फिर कभी-कभी ऐसे आपके साइड में मान लीजिए फैक्ट्री है, दिन भर रात भर चलती रह रही है और उसके बाद से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर गाँव में कभी-कभी कोई ऐसी चीज़ आती है, ऐसी मशीन वगैरह आती है, जिससे कहिए जैसे आपके धान कूटने वाले या फिर कहिए कि जो भी आपकी मशीनें वगैरह आती हैं, आपके मान लीजिए दरवाजे पे चल रही है और आपको इमरजेंसी में कम्युनिकेट करना है, तो आप वहाँ रह के कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे, आपको कहीं दूर जाकर के कम्युनिकेट करना होगा। तो ये इन सारी चीज़ों के चलते भी उस पे कहिए कि उस दिन आपका कंट्रोल नहीं हो पाता, क्योंकि इस पे तो कंट्रोल भी आपका हो सकता है कि चलिए आपकी मशीन आई, तो आप उसको बहुत बोल करके हटवा भी सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे बिजली का कड़कना या फिर बादल वगैरह में आपके नेटवर्क वगैरह का चला जाना, तो इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। इन्वायरमेंट हो गया आपका, इस पे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं होता होता है। कभी-कभी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के चलते करिए कि आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, कभी-कभी बैड कनेक्शन हो गया आपका, डिस्ट्रैक्शन हो गया, आकर्षण के कारण आप कहिए कि इधर-उधर कहिए कि प्रभाव में पड़ जाते हैं, इधर-उधर की चीज़ें में पड़ जाते हैं, जिसके चलते कहिए कि उस पे आपका कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? एक्सटर्नल बैरियर्स में आती हैं। ये आपके एक्सटर्नल बैरियर्स के एग्जांपल हैं। बाह्य बाधाएँ उन कारकों के कारण उत्पन्न होती है, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, जो हमारे शरीर और मन के बाहर होते हैं। उदाहरण तकनीकी खराबी, शोर, दूरी, पर्यावरण, शारीरिक अक्षमता, खराब कनेक्शन, ध्यान का भटकना आदि। सम वे टू ओवरकम एक्सटर्नल बैरियर यानी कि बाह्य बाधाओं को दूर करने के कुछ उपाय, कुछ तरीके क्या है? यूटिलाइज एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि अच्छी-अच्छी टेक्नोलॉजी को आपको कहिए कि यूटिलाइज करना होगा, उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करना होगा। जैसे कि बहुत टेक्नोलॉजी अभी फिलहाल में देख रहे होंगे, टेक्नोलॉजी आती रह रही है, कई सारी नई-नई टेक्नोलॉजी आती रह रही है। जैसे अभी आप एआई का देखे होंगे, एआई पहले की बात करें तो ऐसा नहीं होता था। अब तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, आप कहिए कि ऐसे पहले आप जाकर के गूगल वगैरह पे सर्च करते थे, अब नॉर्मली ऐसे-ऐसे ऑप्शंस आ गए, ऐसे-ऐसे वेबसाइट वगैरह हर एक चीज़ ऐसे आ गई है, या फिर एआई से देख रहे होंगे आप कैसे-कैसे पिक्चर्स वगैरह, पिक्चर्स का वीडियो में कहिए कि कन्वर्ट हो जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको यूटिलाइज करना है, एडवांस टेक्नोलॉजी को कहिए कि यूटिलाइज करना है। रेगुलर रिव्यू एंड एडॉप्शन, नियमित समीक्षा और अनुकूल करना है, यानी कि नियमित सारी चीज़ों को देखते रहना है, हर एक चीज़ को समझते रहना है। अब ये नहीं कि चलिए कि ये मान लीजिए कि आपका जो एक्सटर्नल बैरियर है वो क्रिएट हो गया, तो एक्सटर्नल बैरियर क्रिएट हो गया तो उसको देखना है कि आपका किस कारणों से एक्सटर्नल बैरियर क्रिएट होता है, उसको रेगुलर देखते रहना है, रिव्यू करते रहना है, समीक्षा करते रहना है। मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स, जो भी आपके कम्युनिकेशन टूल्स है, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, उसको आपको कहिए कि मेंटेन करते रहना है, उसका रख-रखाव करते रहना है, उसको देखते रहना है कि हाँ, सही तरीके से अभी सुचारू रूप से इससे कहिए कि सारे काम हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, तो उसको बदलना है। इन सारी चीज़ों को आपको मेंटेनेंस करते रहना है। चूज़ राइट टाइम फॉर कम्युनिकेशन, राइट समय यानी कि सही समय आपको करिए कि चूज़ करना है कम्युनिकेशन के लिए। वही मैंने आपको कहा कि जैसे मान लीजिए कि बिजली कड़क रही है, अब मान लीजिए कि आपकी बिजली कड़क रही है, बादल छाए हुए हैं, नेटवर्क आपका चला गया है, तो उस बीच तो आप उस समय तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे। आप एक और नया समय चूज़ करेंगे कि चलिए हम आज तो नहीं बात कर रहे हैं मामा के घर, आज नहीं बात कर पा रहे हैं, ये समस्या आ गई है, हम कल शाम को बात कर लेंगे या फिर आज रात को बात कर लेंगे। तो एक आपको सही समय चूज़ करना है। फिर है मेंटेनेंस ऑफ टेक्निकल इक्विपमेंट्स, जितने भी आपके टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आपका माइक खराब हो गया मोबाइल का, इस तरीके के जो भी तकनीकी खराबी या फिर ऐसी-ऐसी कोई खराबी है, जिसको कहिए कि आप अपने स्तर से दूर कर सकते हैं, उनको आपको देखते रहना है, उसका कहिए कि आपको रख-रखाव करते रहना है, उसको दूर करना है। नहीं तो उसके चलते कभी-कभी ये हो जाता है कि ऐसी खराबी आ जाती है, जिसको आप दूर करा ही नहीं सकते, ठीक है? अगर छोटी-छोटी चीज़ों को आप कहिए कि धीरे-धीरे दूर करते रहेंगे, उसका रख-रखाव करते रहेंगे, तो आगे की चीज़ें भी आपकी सही रहेंगी। कभी-कभी छोटी-सी चीज़ों के चलते क्या होता है, आप उस पे ध्यान नहीं देते हैं, वो खराब होते-होते ऐसे खराब हो जाएगा कि जिस पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं होगा, वो एक तरीके से पूरा खराब हो जाएगा, पूरा नष्ट हो जाएगा। उस डिवाइस को ही आपको बदलना होगा, उस सिस्टम को ही आपको बदलना होगा। फिर नेक्स्ट क्या है आपका लैंग्वेज अर्थात सिमेंटिक बैरियर्स। ये क्या होता है? लैंग्वेज बैरियर्स रिफर्स टू द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर अराइजिंग ड्यू टू द डिफरेंट लैंग्वेजेस मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड अदर सिंबल्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन। अब हर जगह की बात करें, हर जगह का लैंग्वेज भाषा अलग-अलग है। यानी कि यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज के चलते तो चलिए प्रॉब्लम होती है, बैरियर क्रिएट होता ही है। कभी-कभी मीनिंग ऑफ वर्ड्स के चलते, जैसे आपने किसी को कहा यू आर सो ब्यूटीफुल, और वो ब्यूटीफुल का मतलब जानता है कि क्या होता है, तो वो तो समझ जाएगा। और आपने कहा यू आर सो प्रीटी, और उसको प्रीटी का मतलब नहीं मालूम है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या कह रहा है, गाली दे रहा है या फिर मुझे क्या कह रहा है।
और अदर सिंबल्स, इसके अलावा कई सारे सिंबल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। तो अगर उसकी जानकारी आपके पास नहीं है और कोई आपको वो दिखा करके कम्युनिकेट करना चाहता है कि देखिए इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे ये क्या है, ये आपको काम करना है, ऐसे काम करना है, सिंबल वगैरह दिखा रहा है और आपको उसके बारे में जानकारी ही नहीं है, तो आपका क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये आपका लैंग्वेज बैरियर होता है कि लैंग्वेज के चलते, मीनिंग ऑफ वर्ड्स के चलते और अदर सिंबल्स के चलते आपके संचार में जब बाधाएं क्रिएट होती है तो आपका लैंग्वेज या फिर सिमेंटिक बैरियर्स कहलाता है। देखिए भाषा संबंधित बाधाएं संचार में प्रयुक्त विभिन्न भाषाओं, शब्दों के अर्थ और अन्य प्रतीकों के कारण प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच उत्पन्न होने वाली गलतफहमी को संदर्भित करती है। अब देखिए इससे कैसे बच सकते हैं, जो आपका मान लीजिए लैंग्वेज बैरियर्स तो है कि हाँ भाषा के चलते, तो इसके उपाय क्या क्या है, किन किन तरीकों का उपयोग करके हम कहिए कि सम वेज टू ओवरकम लैंग्वेज और सिमेंटिक बैरियर्स, कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके चलते हम कहिए कि लैंग्वेज बैरियर से बच सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, उसके कौन कौन से तरीके हैं। तो यूज इजी एंड सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, आप जहां पे भी हैं, जैसे भी है, जिस एरिया में है, मान लीजिए कि आप काम करने कहीं और गए हैं, गुजरात गए हैं, तमिलनाडु गए हैं, तो वहां के जो भी मान लीजिए कि आपके बड़े स्टाफ है, तो उनको कहिए कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो उनको भी इंग्लिश में बात करना होगा। पता चले कि वो तमिल में बात कर रहे हैं, आप इधर हिंदी में बात कर रहे हैं, तो दोनों को भी संवाद तो हो नहीं पाएगा। तो आप जहां भी हैं, जिस भी फील्ड में हैं, उस हिसाब से आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज का यूज करना है। अवॉइड आइडियम्स, देखिए मुहावरे का प्रयोग ना करें। बहुत जगह पे होता है, जो आप कभी किसी फैक्ट्री में काम करने जाएंगे तो जो कहिए कि आपके बड़े ऊपर के अधिकारी वगैरह होंगे, एक तरीके से जनरल मैनेजर हो गए, एचआर वगैरह हो गए, ये सब होंगे, तो ये क्या करेंगे, काफी इंग्लिश बोलेंगे, कहिए कि टनाटन इंग्लिश बोलेंगे जैसे कहिए कि, और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और उसी में वो कहिए कि मुहावरे वगैरह का प्रयोग करेंगे। तो मुहावरे से तो कहिए कि उसकी तो वर्ड मीनिंग ही अलग होती है, बोला कुछ और जाता है, समझना उसको कुछ और होता है। तो इस तरीके की चीजें को आपको प्रयोग नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, ये काफी कहिए कि अच्छी चीज है, आपको खुले संचार को प्रोत्साहित करना है। जैसे आप मान लीजिए कि कहीं जनरल मैनेजर हो गए किसी कंपनी में और आपके ये लेबर हो गए, तो उनसे आपको संवाद करते रहना है खुले विचारों में, मतलब एक तरीके से अपने विचारों में आपको बात करना है, उसको भी प्रोत्साहित करना है कि आप लोग भी बात कीजिए, जिससे कहिए कि आप जब बात करेंगे तो सारी चीजों को आप धीरे धीरे समझने लगेंगे। आप कहीं और गए हैं, वहां का लैंग्वेज आपको नहीं मालूम है, तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे बात करते रहेंगे, खुला संवाद करिए कि प्रोत्साहित करेंगे उसको कि हाँ आप लोग अपने में बात करते रहिए थोड़ा बहुत, तो जान पहचान भी होगी और उसके बाद से आपका कम्युनिकेशन स्किल भी वहाँ पे अच्छा रहेगा। आप धीरे धीरे बोलने में भी सक्षम हो जाएंगे कि हाँ यहाँ का लैंग्वेज अगर दूसरा है तो आपको लैंग्वेज भी धीरे धीरे आने लगेगा। तो इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, खुले संचार को आपको प्रोत्साहित करना है। इंप्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स, आपको अपना भाषा के कौशल में सुधार करना है। अगर आपको कोई भाषा नहीं आती है उसको आपको सीखना है। लर्न बेसिक लोकल लैंग्वेज, जहाँ पे आप हैं जिस हिसाब से, जहाँ पे जाकर के मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, यूपी में है, यूपी से जाकर के आप तमिलनाडु चेन्नई में चले गए, तो वहाँ पे आपको तमिल भाषा का अगर आपको वहाँ जरूरत है कि हाँ आपको यहीं रहना है, यहीं काम करना है, तो धीरे धीरे वहाँ की चीजों को, वहाँ के लोकल लैंग्वेज को आपको सीखना होगा। लिसन केयरफुली ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, यानी कि ड्यूरिंग कम्युनिकेशन के दौरान आपको सारी चीजों को ध्यान पूर्वक सही से सुनना है, फिर उसके बाद से आपको रिप्लाई देना है। कभी कभी ये होता है कि उसने बताया तो ठीक है, आपने सुनने में कहिए कि आप सही से सुन नहीं पाए हैं, जिसके चलते आपको समझ में कुछ नहीं आया है। तो ये भी एक तरीके से लैंग्वेज बैरियर्स का ही कहिए कि एक वो है कि हाँ चलिए, मान लीजिए कि आपने, उसने तो सही बोला, उसने जो भाषा बोली उसने सही बोला, लेकिन आप सही से समझ नहीं पाए, ठीक है। तो आप जैसे जैसे मान लीजिए कि अगर इस तरीके की समस्या आ रही है, इस तरीके से कहिए कि बाधाएं क्रिएट हो रही है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, ध्यान से उसको सुनिए, समझिए। फिर जब आप सुन लेंगे, समझ लेंगे कि अरे ये तो हाँ यही कह रहा है, ये तो हम जानते ही हैं, फिर उसका आप रिप्लाई देंगे। तो इन इन तरीकों से क्या कर सकते हैं, आप लैंग्वेज बैरियर्स को अर्थात सिमेंटिक बैरियर्स को दूर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, इमोशनल अर्थात साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इमोशनल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन आर मेंटल और इमोशनल ब्लॉक्स दैट कैन hinder the exchange or ideas or message between people. These barriers can stem from a variety of sources including personal experiences, emotions, perceptions and attitude। इसमें भी आपके इमोशंस वगैरह आ जाते हैं, परसेप्शंस वगैरह, मतलब इमोशनल मतलब वही है इमोशनल बैरियर या फिर साइकोलॉजिकल बैरियर। आप साइकोलॉजिकल किस तरीके का है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका परसेप्शंस कैसा है, दृष्टिकोण कैसा है, आपकी धारणाएं भावनाएं वगैरह कैसी हैं, ये सारी चीजें आपकी इमोशनल बैरियर्स में आती हैं। देखिए संचार में भावनात्मक बाधाएं मानसिक या भावनात्मक अवरोध हैं जो लोगों के बीच विचारों या संदेशों के आदान प्रदान में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। ये बाधाएं विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें व्यक्तिगत अनुभव, आपका एक्सपीरियंस भी शामिल है कि हाँ आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है, या फिर आपकी भावनाएं, इमोशनल, आपकी धारणाएं और दृष्टिकोण शामिल है। सम वेज टू ओवरकम इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। इमोशनल बैरियर्स तो ये हो गए। इमोशनल बैरियर्स को कैसे दूर किया जा सकता है, आप मान लीजिए कि इमोशनली आप कहिए कि कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसमें कहिए कि क्रिएट हो रहे हैं, बाधाएं क्रिएट हो रहे हैं, तो इन बाधाओं को कैसे दूर करेंगे, तो इंप्रूव इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ, आपको भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य में कहिए कि सुधार करना है। कंट्रोल एंगर, कंट्रोल एटीट्यूड, और कहिए कि क्रोध पर भी नियंत्रण आपको करना है, रवैये पर भी आपको नियंत्रण करना है। आपका जैसे मान लीजिए कि अगर आप
काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होते हैं, बार-बार कोई कम्युनिकेट करता है, थोड़े से कहिए कि इरिटेट होने लगते हैं, आप कह रहे यही चीज़ बार-बार पूछी जा रही है हमसे, तो इस पे आपको कंट्रोल करना है, एटीट्यूड पे भी आपको कंट्रोल करना है। बिल्ड पेशेंस टू लिसन, यानी कि सुनने के लिए आपको धैर्यवान बनना है। ये नहीं कि कोई चीज़ कोई बता रहा है तो आप हम नहीं सुनेंगे, जा करके यहाँ करे, ये करे, वो करे, मतलब आपको सुनने में धैर्यवान बनना है कि आप सही से पहले सारी चीज़ों को सुनें, उसके बाद से उसको रिप्लाई दें। एक तरीके से इमोशनली क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, उनसे कम्युनिकेट करने जाओ, कुछ चीज़ पूछने जाओ तो कहते हैं अरे, बार-बार जब कोई चीज़ उनसे पूछा जाता है तो आप उनको, जो पूछने गया है उसको तो मालूम नहीं, वो तो पहली बार जा रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, जो बैठा है उसके पास कई लोग दिन भर में आ गए, जैसे बैंक में आप जाते होंगे तो बैंक में एक ही कई आदमी आते हैं, पूछते हैं कि ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, या फिर कॉलेज की ही बात ले लीजिए, कोई बड़े बाबू हो गए या फिर जो भी आपके स्कॉलरशिप की देख-रेख करते हैं, सर डेट क्या है, सर ये क्या है, वो क्या है, तो वो चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हैं। तो आपको कहिए कि पेशेंस बनाए रखना है, सुनने का कहिए कि आपको धैर्यवान बनना है। रेस्ट इन फ्री टाइम, आपको फ्री टाइम में, खाली समय में, अगर आप कहिए कि साइकोलॉजिकल, भावनात्मक, या फिर कह सकते हैं इमोशनली आप कहिए कि थोड़े से कहिए कि इरिटेट हो रहे हैं या फिर आपके दिमाग में टेंशन वगैरह रह रहा है, तो एक तरीके से आपको कहिए कि खाली समय में थोड़ा सा आराम करना है, रेस्ट करना है कि आपका माइंड वगैरह फ्रेश हो जाए। स्टॉप ओवर थिंकिंग, अत्यधिक सोचना, जो अधिक बहुत लोग सोचते हैं उसके चलते भी कहिए कि इमोशनल बैरियर्स वगैरह क्रिएट होते हैं, बहुत कहिए कि दिमाग में टेंशन बना रहता है, तो आपको स्टॉप ओवर थिंक, यानी कि अधिक सोचना आपको बंद करना है। कंट्रोल ऑन नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचारों पर आपको नियंत्रण करना है। फिर देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स रिफर्स टू ऑब्स्टेकल्स इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट माइट एडवर्सली इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, यानी कि संगठनात्मक बाधाओं से तात्पर्य किसी संगठन के भीतर सूचना के प्रवाह में आने वाली बाधाओं से है, जो संगठन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। जाहिर सी बात है, ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संगठन हो गया, कोई डिपार्टमेंट हो गया, कोई फैक्ट्री, नॉर्मल भाषा में कहिए कोई डिपार्टमेंट हो गया, तो उसमें किस तरीके से बाधाएं वगैरह हो पा रही है या फिर नहीं, उसमें अगर कहिए कि बाधाएं बनती हैं, उसमें कहिए कि अगर आप किसी संगठन में हैं, उसके भीतर उसके सूचना के प्रवाह में बाधाएं क्रिएट हो रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहते हैं। इसका एक और डिफिनेशन है, मेनी कंपनीज डेवलप डिफिकल्टीज विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू कम्युनिकेशन इश्यूज, देयर आर 5 की बैरियर्स दैट कैन ऑकर विद इन ए कंपनी, यानी कि कई कंपनी संचार संबंधी समस्याओं के कारण अपने संगठन के भीतर कठिनाइयां पैदा करती है। किसी कंपनी के भीतर 5 प्रमुख बाधाएं हो सकती है, मतलब कोई कंपनी हो गई, उसमें कौन कौन सी बाधाएं हो सकती है, तो भाई लैंग्वेज प्रॉब्लम एक हो सकता है, कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता हो सकती है, जैसे कि कई सारे स्टाफ है, कुछ यहाँ के हैं, कुछ यहाँ के हैं, कुछ यहाँ के हैं, इनका कल्चर ये है, ये काम करते हैं, इनका कल्चर ये है कि लैंग्वेज की बात करें तो सबका लैंग्वेज तो अलग अलग होता है। जेंडर डिफरेंस, कभी कभी लिंग के चलते, यानी कि आप मान लीजिए मेल हैं, कोई फीमेल है, तो उनके सामने काम करने में या फिर उनके पास या फिर उनके साथ काम करने में कहिए कि कठिनाई होती है, तो ये भी चीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई मेल हो गया, कोई फीमेल हो गया, कहिए कि उनका जेंडर अलग अलग होता है, तो काम करने में कभी कभी दिक्कत होती है। फिर स्टेटस डिफरेंस, स्थिति में अंतर होती है, कोई भाई बड़ा स्टाफ है, कोई छोटा स्टाफ है, तो उसको थोड़ा सा शर्म आएगी कि अरे हम तो बड़े आदमी, हम इसके साथ काम करेंगे, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में होता है, कंपनी वगैरह में होता है कि हाँ, आप सोचते हैं कि आप तो बड़े स्टेटस वाले हैं, आप इस छोटे वाले स्टेटस के साथ आदमी के साथ कैसे काम करेंगे। फिजिकल सेपरेशन, शारीरिक अलगाव, कभी कभी ये होता है ना, कई लोग देखिए छुआछूत वाले होते हैं कि अरे हम तो इसके साथ टच कैसे हो गए, ये तो छोटे आदमी का है, थोड़ा सा नीच टाइप का है, इस तरीके के व्यक्ति है, तो ये सारी चीजें होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारी चीजें होती है, इसी को हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, तो आप समझ गए हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में ये सारी चीजें होती हैं जो आपको इंटरफेस पे दिख रही होंगी कि हाँ, लैंग्वेज के चलते कल बैरियर क्रिएट होता है, ये तो सभी को मालूम है, कल्चर के चलते भी होता है, जेंडर के चलते भी होता है, कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में जेंडर के चलते भी कहिए कि बैरियर्स क्रिएट हो जाता है कि मान लीजिए कि दो जेंडर वाले हैं तो आपस में संवाद नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहिए कि वो कहिए कि मतलब जैसे मान लीजिए कि चेंजिंग की बात करें, अगर कपड़ा चेंजिंग की बात करें तो उनको कहीं और जाना पड़ेगा, इनको कहीं और जाना पड़ेगा, खाने में की बात करें तो थोड़ा सा शर्म आएगी, कोई मेल है फीमेल है तो अलग अलग होंगे दोनों, तो उसमें भी अगर दोनों एक ही स्टाफ है, एक ही काम दोनों को दिया गया है, एक ही करना मतलब इनको ये काम करना है, अगर दोनों एक मेल है फीमेल है तो वहां पे समस्या क्रिएट होगी जेंडर के चलते, स्टेटस के चलते, मैंने आपको बता ही दिया कि कोई बड़े स्टेटस वाला है, छोटे स्टेटस वाला है, इसके चलते भी वहां पे कहिए कि प्रॉब्लम वगैरह आती है, बैरियर्स वगैरह क्रिएट होती है, आपका कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता है कि बड़ा वाला सोचेगा कि हम इससे क्या कम्युनिकेट करें, इससे क्या बात करें, कोई बड़ा स्टाफ आए मेरे लेवल का तब हम उससे बात करेंगे। फिजिकल सेपरेशन मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए इसको दूर कैसे कर सकते हैं, सम वे टू ओवरकम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स को दूर कैसे कर सकते हैं, तो प्रोवाइड लैंग्वेज सपोर्ट, जैसे अगर लैंग्वेज की समस्या है, आपने देखा यहाँ पे कि हाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा रहती है, तो एक लैंग्वेज सपोर्ट आपको प्रोवाइड करना है, भाषा समर्थन प्रदान करे, एक सटीक वहाँ का लैंग्वेज बनाए कि हाँ इस तरीके से सभी को इंग्लिश में ही बात करना
करना है, या फिर सभी को हिंदी में भी बात करना है, हिंदी वाले लोगों को ही कंपनी के लिए चूज करना है, या फिर अगर इंग्लिश वहाँ पे रिक्वायर्ड है, इंग्लिश की आवश्यकता है, मतलब इंग्लिश के लिए आपने चूज किया है, तो जो इंग्लिश जानते होंगे उन्हीं सारे स्टाफ को उस कंपनी में चूज करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन में चूज करना है। और जो नहीं एक जानते हैं उस लैंग्वेज को, तो धीरे धीरे उनको बताना है, उनको प्रोवाइड करना है वो लैंग्वेज वगैरह। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक उसका ढांचा होना चाहिए कि हाँ इस सीक्वेंस में इस तरीके से काम होगा, ये यहाँ का स्ट्रक्चर है। एक चीज को मतलब एक तरीके अच्छे स्टेप को फॉलो करना है। अगर उस स्टेप पे वो चलेंगे तो सभी लोग, जैसे कि कोई लेबर आया तो सबसे पहले जो भी आप स्टाफ को हायर कर रहे हैं तो उसको आप पहले ट्रेनिंग दीजिए, उसको बताइए, सिखाइए, सारी चीज़ों को समझाइए। फिर होता है इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, खुले संवाद को आप प्रोत्साहित करें कि हाँ सभी लोग जिनके सामने लैंग्वेज की समस्या आ रही है, वर्ड मीनिंग की समस्या आ रही है, या फिर अन्य जो भी समस्याएं आ रही है, आप इनकरेज खुले संवाद को प्रोत्साहित करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ों को देख लेंगे, समझ लेंगे, सुनते सुनते ये सारी चीज़ों को मालूम चल जाएंगी। फिर है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, वही मैंने आपको बताया, ट्रेनिंग कराइए, प्रोग्राम्स वगैरह, उनको जो भी आपके एम्प्लॉय वगैरह हैं उनको जागरूक कीजिए और उनको प्रशिक्षण दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए जब भी आप हायर कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन गैप, सूचना अंतराल, ये नहीं कि अभी आपने कुछ काम दिया, कुछ बताया उनको, फिर तुरंत बताने लगे, इतनी सारी चीज़ों को आपने बता दिया कि ओवरलोडेड हो गए, उसमें उन्होंने आधी चीज़ों को समझा, आधी चीज़ों को नहीं समझा। तो इन्फॉर्मेशन गैप्स भी होना चाहिए कि हाँ आपने ये चीज़ बताया, ये काम हो गया, फिर आपको आगे की चीज़ें बतानी है, वो काम वो करेंगे। फिर रिड्यूस ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन, वही मैंने आपको बताया कि ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन कभी कि नहीं देना है एक ऑर्गेनाइजेशन में। नहीं तो काफ़ी जैसे फैक्ट्री वगैरह में होता है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग पे लद गई, आपके ऊपर टेंशन हो गया कि अरे ये क्या कहा, ये हमें करना था, वो करना था, ये करना था, ये इन्फॉर्मेशन आई थी, तो आप कल एक तरीके से टेंशन में पड़ जाएंगे और आपका काम वगैरह नहीं हो पाएगा। तो इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें बैरियर क्रिएट हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को, तरीके को अपना करके आप क्या कर सकते हैं, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर्स को करिए कि जो बैरियर आपके क्रिएट हो रहे हैं उसको आप दूर कर सकते हैं। फिर आता है आपका कल्चरल बैरियर्स, तो वो भी एक तरीके से लैंग्वेज के चलते होता है। अब लैंग्वेज में भी होता है तो लैंग्वेज बैरियर्स हो गया, और जो कल्चरल बाई कल्चरल, हर एक तरीके एरिया बाई एरिया की बात करें, स्टेट बाई स्टेट की बात करें, हर एक एरिया की बात करें, तो सबका कल्चर अलग अलग होता है। कहीं पे कुछ किसी प्रकार का कल्चर होता है, कहीं पे किसी तरीके से बात किया जाता है, कहीं पे किसी तरीके से करिए कि हाय हेलो करने का तरीका अलग होता है। हर एक तरीके का, हर एक जगह का कल्चर वगैरह अलग होता है, सिंबल्स वगैरह, साइंस वगैरह अलग होते हैं। तो एक कल्चरल बैरियर्स इज एन इशू अराइजिंग फ्रॉम ए मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग कैज्ड बाय कल्चरल डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि सांस्कृतिक बाधाएं अर्थ की गलतफहमी से उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं जो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के कारण होती है। एग्जाम्पल्स में साइन हो गया, सिंबल्स हो गया, डिफरेंट लैंग्वेज हो गए, डिफरेंट कल्चर्स हो गए, ईटीसी हो गए। अब इसको कैसे दूर कर सकते हैं, यानी कि करिए कि इस पे कैसे काबू पा सकते हैं, सांस्कृतिक बाधाओं पर काबू पाने के तरीके, यानी कि दूर करने के तरीके। तो लर्न अबाउट ईच अदर कल्चर्स, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दो व्यक्ति है, ठीक है, आपको ये कल्चर मालूम है, आपको ये कल्चर मालूम है, तो आपको दोनों में अपना अपना कल्चर, मतलब आपको, आप अगर ये व्यक्ति है, आपको पहले व्यक्ति है, आपको अपना कल्चर मालूम है, तो आपको दूसरे के कल्चर के बारे में जान लेना है कि इसका कल्चर क्या है, यहाँ पे इसके यहाँ साइन और सिंबल्स क्या है, इसके भाषा वगैरह क्या है। तो जब आप आपस में दोनों चीज़ों को जान जाएंगे, तब करिए कि संवाद करने में, कम्युनिकेट करने में करिए कि बाधा क्रिएट नहीं होगी। इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल आपको इंप्रूव करना ही है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होनी चाहिए। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, एक्टिव लिसनिंग यानी कि आप अच्छे से सुनने की प्रैक्टिस वगैरह कीजिए, सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास वगैरह करें। रीड डिफरेंट लैंग्वेज, अन्य लैंग्वेज के बारे में भी आप पढ़ें, उसके बारे में भी जानें। इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, खुले संवाद को प्रोत्साहित करें। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, खुले संवाद को जब भी आप कहीं भी, और चाहे फैक्ट्री हो, चाहे आप घर पे भी खुले संवाद को प्रोत्साहित करेंगे कि हाँ आप, जैसे कभी कभी बच्चे होता है ना घर पे डरे के रहते हैं कि अरे पापा हैं, हम कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये होता है कि बच्चे वो धीरे धीरे एक तरीके से ऐसे बनते जाते हैं कि वो बहुत कम बात करने वाले हो जाते हैं, या फिर कह लीजिए कि किसी चीज़ को अपने माता पिता से कहना भी चाहते हैं तो खास करके पिताजी से नहीं कह पाते हैं। तो आप इनकरेज कीजिए, खुले संवाद को प्रोत्साहित कीजिए, चाहे वो घर हो आपका, चाहे वो फैक्ट्री हो, कि बच्चे अच्छे बने। अगर घर की बात करें तो घर पे अगर मान लीजिए कि बच्चे पापा से ज़्यादा डरते हैं और पता लगे कि पापा उनके एकदम स्ट्रिक्ट है, उनके सामने एकदम चुप रहते हैं, तो कभी कभी कोई मैटर आ भी जाता है तो वो बताते नहीं है, चुप ही रहते हैं। और ऐसे नॉर्मली आप करिए को अगर खुले संवाद संचार को प्रोत्साहित करते हैं, खुले संवाद को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों को घर पे डरा के नहीं रखते हैं, तो जो भी मैटर होता है, जो भी चीज़ होती है, वो नॉर्मली आपसे ऐसे ही कह देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात संचार के उपकरण। कौन कौन से संचार के उपकरण है आपका, ईमेल हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल फोन हो गया। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे सरल और आसान भाषा में। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।